बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो लाइक और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लो, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन लगातार आते रहे। मेरा नाम है डॉक्टर ललित, मैं पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स और आज के इस प्रैक्टिस सेशन में फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न बिना किसी देरी के आपके स्क्रीन पर ये रहा। 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज गुणा 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज किसके बराबर है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ 12 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ 10 एंड 15 इज इक्वल टू व्हाट? बहुत सिंपल सवाल है, आसानी से इसको कर पाएंगे मुझे उम्मीद है। तो न्यूनतम सार्वगुणज की अगर हम बात करते हैं या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म निकालें LCM, यानी आपको LCM निकालना है। तो वैसे भी न्यूनतम छोटे छोटे संख्या LCM ही होती है। तो 12 और 16 का LCM क्या होगा? ऐसी संख्या जो 12 और 16 दोनों से कट जाए, और वो क्या होती है? आपने कहा 48। भाई 12 चौक 48 और 16 दूनी 32, 16 3 48। ऐसे ही अगर मैं 10 और 15 का एलसीएम निकालूं तो आपने कहा 30, क्योंकि 10 ढाई 30, 15 दूनी 30। अब उसने बोला इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 0 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14। तो आंसर क्या मिला? 1440। आसान सवाल है, इजीली मैनेज हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन करके बताते रहिएगा। जब भी प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर आंसर करते रहें। बहुत बढ़िया, ए इज़ द राइट ऑप्शन। बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों ने जवाब का चुनाव किया है और ए आंसर आपने बताया। दो बहुत ही अच्छा है, नाइस, वेरी नाइस। उत्तर था आपका 1440। बिना देरी करते एक और। हाँ ओके रमेश, हाँ आप कर दीजिएगा शेयर, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ तब तक। ओके श्योर। क्वेश्चन है 3759 गुणा 9573 के गुणनफल में धाई इकाई और धाई का अंक और इकाई का अंक का योगफल कितना है? यानी आपको क्या बताना है? आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उसमें यूनिट प्लेस और 10th प्लेस का सम कितना होगा। इन द प्रोडक्ट ऑफ 3759 मल्टीप्लाई बाई 9573 द 10th डिजिट एंड द सम ऑफ द यूनिट डिजिट इज व्हाट? ओके सीमा, अच्छा आपने रमेश चंद्र, ओके मैं समझ गया। तो 2 का भी यहाँ पर मुझे ए ही मिल रहा है, ऐसा आयुष कह रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं वो अब देखेंगे। देखिए, अगर आपको स्मार्ट वे नहीं पता है प्रश्नों को करने का, अगर आपको स्मार्ट मेथड नहीं आता है, तो आप एग्जामिनेशन में बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे। और एग्ज़ाम में टाइम वेस्टिंग कोई तो बचाना, वही तो सफलता का प्रतीक है। तो आपने क्या काम किया? आपने सीधा मल्टीप्लाई किया। 3759 मल्टीप्लाई बाई 9573। अब देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 नाम 27 का 7 हाथ से लगे 2, 3 पंचे 15 और 2 17। भाई 3 नाम 27 2, 3 पंचे 15 और 2 17, हासिल लगा 1। अब मुझे आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 प्लेस का वैल्यू चाहिए। वो किसका? इकाई का और इकाई दाई यहाँ से मिल गए, तो मैं बाकी क्यों करूँ? अब मैं 7 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 7 नाम 63 का 3 का हासिल लगे 6, जो आगे चले गए। मुझे आगे करना ही नहीं कुछ भी, क्योंकि मुझसे प्रश्न में सिर्फ इन 2 डिजिट के बारे में बात करने की बात की गई थी, है ना। मुझे तो सिर्फ ये बोला गया था ना, सॉरी फॉर स्नीजिंग। तो मुझे सिर्फ इसके बारे में बात की गई थी ना कि इकाई दाएं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 इकाई के अंक पे आएगा, 7 और 3 10, 0 यहाँ पर आएगा और बाकी यहाँ से चला गया। तो मुझे बाकी कैलकुलेशन नहीं करना है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट आप सभी पूरी कैलकुलेशन को करो। तो 0 7 आपको यहाँ मिल गया। अब क्या करें? उसने बोला इकाई का अंक इसमें 7 आएगा, दहाई का अंक इसमें 0 आएगा, दोनों को जोड़ें तो 7 इसका सही जवाब हो जाएगा। जबकि अगर आप पूरा सवाल करेंगे, क्योंकि जब तीसरे अंक की मल्टीप्लाई करोगे ना आप यहाँ पर 5 की, तो ये 2 प्लेस अपने आप छूट जाएंगे, यहाँ से शुरू होगा और आपको सिर्फ 2 प्लेसेस के बारे में बात हो रही है। समझ में आ गया होगा? बहुत बढ़िया। तो भाई जल्दी से लाइक जरूर कर दो और सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A 7। बहुत ही अच्छा जवाब आपने अच्छी तरीके से दिया। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर। यदि अब समय 2:17 PM है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के बाद क्या समय होगा? प्रश्न आपके सामने है। यदि अब इस समय 2:17 PM है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात टाइम क्या होगा? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। यदि समय अब 2:17 PM है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात कौन सा समय होगा, ये आपको बताना है। इफ द टाइम इज 2:17 PM now, then what will be the time after 11 hours and 59 minutes from now?
तो देखो इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तरीका नंबर 1 तो ये था कि आप देखो 2:17 PM हो रहे हैं, अब इसमें आप 11 घंटे जोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल 17 PM है, अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट बाद अब देखो क्या होगा, है ना। तो अब यहाँ पर लोचा क्या होगा, 9 और 7 16 का, 6 का हासिल लगा, 1 5 6 और 1 7, और 76 का भी होता नहीं है क्योंकि 76 तो कुछ होता नहीं ना। तो यहाँ पर क्योंकि 60 + 6 60 का हासिल बन गया जो 1 घंटे में बदल गया। 11 और 2 13 और 1 14, 14 में से 12 घटाओ क्योंकि ये रात के 12 आगे होंगे ना इसमें, तो 2:16 है ना। इसको मैं 16 कर दिया तो 76 के यहाँ, तो 2:16 AM। एक तरीका तो ये था जो आपको थोड़ा टिपिकल भी लग सकता है, लेकिन अगर मैं इसका स्मार्ट वे बताऊं तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे प्रतिकारी मेथड, जिसको बोलते हैं कंपनसेट। देखो ये 11 घंटे 59 मिनट है, अगर मैं इसमें अपनी तरफ से 1 मिनट जोड़ दूं, सोचना अगर 11 घंटे 59 मिनट में अगर मैं 1 मिनट अपनी तरफ से ऐड कर दूं तो ये 12 घंटे बन जाएगा, है ना भाई। 12 घंटे हो गया ना पूरा पूरा। तो 2:17 दोपहर से पूरे 12 घंटे बाद कितना होगा, सुबह के 2:17 बजेंगे ना। हाँ जी, बात समझ में आ रही है भाई। अगर मैं आप 2:17 बोल रहा हूं तो ठीक 12 घंटे कैसे बनाए मैंने अपनी तरफ से इसमें 1 मिनट जोड़ दी जिससे कि ये आसान हो जाए। 12 घंटा हो गया, तो मैंने 12 घंटे इसमें जोड़े, तो अगर दोपहर के 2:17 आप हो रहे हैं तो 12 घंटे बाद सुबह के 2:17 AM हो जाएंगे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में इसमें 1 मिनट जोड़ा था अपने आप को सही लाने के लिए, आसान बनाने के लिए, उतना ही लास्ट में से कम कर दो, तो 2 घंटे 16 मिनट, ये 2:16 AM हो जाएगा। ये आसान है ना। तो अब कंपनसेट मेथड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इट्स कंपनसेट मेथड। इसमें क्या होता है, पहले प्रश्न को आसान बनाने के लिए पहले कुछ जोड़ देते हैं, घटा देते हैं और बाद में उसका अपोजिट कर देते हैं, तो इसको कंपनसेट मेथड, प्रतिकारी मेथड भी बोलते हैं। ये आपको पेडागोगी में पूछा जाता है। एक और सवाल, निम्नलिखित प्रश्न के प्रतिरूप को देखें। लुक एट द फॉलोइंग मॉडल। 9 - 1 / 8 = 1, 98 - 2 / 8 = 12, 987 - 3 / 8 = 1 to 3, 9876 - 4 / 8 बराबर 1234, और इस प्रतिरूप के आधार पर 9,87,654 में से 6 घटाओ डिवाइड 8 करो बराबर क्या। तो यहां पर देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो यहां पर डी ऑप्शन मिल रहा है सरिता सिंह का। तो ऑप्शन देखेंगे आपका जवाब क्या मिल रहे हैं भाई, ये तो आप बताएंगे कितना जवाब आपका मिलता है। चलो, तो सवाल का जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन सबसे ज्यादा मिल रहा है। आप लोग क्या कहते हैं, डी ऑप्शन सही है? हाँ जी, क्या सब लोगों को डी ऑप्शन सही लगता है? तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप इसको मैथमेटिक्स के टर्म में करेंगे तो भी ये सवाल हो जाएगा, अगर आप इसको पैटर्न, क्योंकि उसने पैटर्न बोला है ना, प्रतिरूप बोला है, तो पैटर्न से भी हो जाएगा। आप देखो 9 - 1 / 8, तो 8 में 8 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। और ऐसे ही 98 था, 98 में से 2 घटाओ तो कितना हुआ 96, और इसमें आप डिवाइड करो 8 का तो कितना 12 8 96 12 आएगा ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मेथड है क्योंकि इसने पैटर्न बोला है, तो उसका मतलब क्या है, ये मैथमेटिक्स से नहीं करने की ज़रूरत है, ये संख्याएं कुछ ना कुछ पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अब उसने 9 - 1 लिखा, तो अगर 9 में से मैं 1 घटाता हूँ डिवाइड 8 का करता हूँ तो इस संख्या कहाँ तक जाती है, इस वाली तक चलती है 1। आपने कहा 98 में से अगर मैं 2 घटाऊँ, इसमें 8 का डिवाइड करूँ तो संख्या कहाँ तक जाती है, आपने कहा 2 तक जाएगी, 1 2। ऐसी में 9 8 7 इधर से कम कर रहा हूँ, 3 का डिवाइड करता हूँ, घटा के 8 का डिवाइड करता हूँ, तो संख्या कहाँ तक चलनी चाहिए, 1 2 3। देखो वही तो चल रहा है, 4 लिखोगे तो 1 2 4। ऐसे ही 9 8 7 6 5 4 में से 6 घटाओगे और डिवाइड 8 का करोगे तो क्या होगा, आपने कहा सर इसमें तो और आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू कैन सी दैट इज 1 2 3 4 5 6, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा, वेरी गुड।
माफ़ कीजिएगा, जिससे वेरिफिकेशन कॉल, एक वेरिफिकेशन कॉल आ गया था दोस्तों, माफ़ करिएगा, वो इमरजेंसी था, बार बार वेरिफिकेशन करा रही थी, इसलिए मुझे कॉल लेना पड़ा, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। ओके, थोड़ा सा माफ़ करिएगा मुझे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन था 1 2 3 4 5 6। एक और सवाल, 4 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है? 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है, और मुझे उम्मीद है आपका जवाब अच्छे से मिलेगा। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या है? 400, 390, 405 या 395? द नंबर ऑफ डिग्री इन 4 and 1/3 राइट एंगल इज व्हाट? क्या बात है, तुरंत आंसर मिलता है। यही तो खूबसूरत बात है इस क्लास का कि यहां पर इंस्टेंट आंसर देने वालों की संख्या बहुत अच्छी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखते हैं, देखो एक समकोण यानी एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, तो 4 समकोण में कितने हुए? आपने कहा 4, दैट इज 360, और उसके बाद उसने बोला 1/3, तो 90 का 1/3 कितना होता है? 1/3, दैट इज 9 × 27, है ना? ऐसे कर दें 30 बार, 30 और जोड़ दो इसमें, तो टोटल कितना हो गया? आपने कहा 390, दैट इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस। एंड एक और सवाल आपके स्क्रीन पर लेता हूं, ये रहा। एक पासे में विपरीत फलकों का योगफल 7 होता है। एक पासे में यानी एक डाइस है, उसमें जो अपोजिट फेसेस हैं, जो इसमें अपोजिट फेसेस हैं, उसमें जो है वो 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में वलन होगा? The sum of the number of opposite faces in the dice is 7. Which of the following dice will fold? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। Okay. The sum of the number of opposite faces in the dice is 7. Which of the following dice will fold? अब देखो, अगर किसी पासे में अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है तो उस पासे को हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस, यानी मानक पासा उसको कहा जाता है। और मानक पासे की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पासा इस तरह से होता है ना, जब बंद पासा होता है वो इस तरह से होता है, जिसमें 6 फलक होती हैं और हर फलक पर क्या होता है? इस तरह से नंबर होते हैं। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 के अपोजिट में 5 होगा, अगर यहाँ 3 लिखा है 3 के अपोजिट में 4 होगा, और अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो उसके अपोजिट में 6 होगा। तो इस तरह से उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। तो उसको मानक पासे के नाम से जाना जाता है। ओके, अब उसने बोला है, अब ये तो बंद पासा है, इसमें तो आप आसानी से पहचान सकते हो, लेकिन इसी पासे को हमने ओपन कर दिया, इसको बोलते हैं खुला पासा, ओपन डाइस। तो इस ओपन डाइस में क्या होगा? तो ओपन डाइस की एक विशेष बात है कि जब भी अपोजिट फलक होती हैं तो उसमें क्या होता है? एक को छोड़ करके, जब अगर यहाँ पर 2 है तो अगर उसको मानक 5 है तो उसके 1 को छोड़ करके यहाँ पर 5 होगा, यानी एक अल्टरनेटिव पर सम 7 होना चाहिए। बस तो हो गया सवाल। अब देखो, इसको देखें, आपने कहा देख लो, जिसको देखना उसको देख लेते हैं। आपने कहा 1 और 2 3 होता, 7 नहीं होता। 2 और 1 3 7 नहीं होता। 3 और 4 7, 6 और 1 7, 5 और 2 7। तो यानी अल्टरनेटिव पर अगर देखा जाए तो 7 7 7 सिर्फ इस वाले में बन रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सी को हम राइट कर देते हैं आपके सामने। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2 संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तो उन 2 संख्याओं में अनुपात होगा। इफ 2 numbers आर 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो इन दोज 2 numbers विल बी व्हाट? हाँ, ये ओपन डाइस है। बहुत अच्छा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब बहुत अच्छे से आएंगे। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः यानी रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर ज़्यादा हैं, उन दोनों संख्याओं में अनुपात बताना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सबसे पहले मुझे आयुष दे रहे हैं। बाकी सब लोग क्या कहते हैं? देखो, जनरली हम क्या करते हैं, हम सीधा रेशो निकालते हैं। 20 और 50 2% थे, तो 20 और 50 का रेशो निकालें तो आपको 2:5 आ गया, है ना? तो यहाँ पर तो आंसर 2:5 आना चाहिए, या कोई 5:2 दे देगा, तो ये तो आपको करेक्ट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये गलत जवाब है, ये सही नहीं होगा। गलत क्यों है उसको मैं बताता हूँ। क्योंकि ये 3 संख्याओं की बात हो रही है। सपोज ये सी है, ये ए है और ये बी है, ये वो तीसरी संख्या है, मैंने इसको माना 100% है ये।
तो ये वाली जो ए संख्या है वो इससे कितनी ज़्यादा है, 20%। तो 100 ये 120 हो गई। ये कितनी ज़्यादा है इससे, आपने कहा 50%, तो 150 हो गई। तो वो इन दोनों संख्याओं का रेशो पूछ रहा है, ए और बी का रेशो पूछा है उसने, ठीक है ना कि सी सिर्फ ए और बी का। सी के रेस्पेक्ट में वो वैल्यू कितनी है, इस समय ए और बी का वैल्यू 120 और 150 है। इन दोनों का रेशो निकालना है। तो 120 रेशो 150, 0 से 0 कट गया, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, 4 रेशो 5 इज द राइट आंसर। इसलिए एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो हैं आपको परेशानी दे देते हैं और आप इन सवालों को सही से नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लमिस्टिक हो जाते हैं आप लोगों के लिए। करेक्ट है, समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है साहब? डन है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। बी नहीं होगा, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया होगा कैसे किया है। हाँ बिल्कुल सही कहा आयुष, आपने एकदम सही किया है। एक और, एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपए है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 का नोट देता है, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? द वैल्यू ऑफ ए पेंसिल इज ₹2:1/2। अमित बाय 1.5 dozen pencils and give the shopkeeper a note of ₹100. How much money will he get back? तो देखो भाई 2.5 रुपए है एक पेन का कीमत, यानी एक पेन की कीमत इतनी 5/2 रुपए। कितनी? 1.5 दर्जन खरीदी। 1 दर्जन में होती है 12, आधे दर्जन में 6, तो उसने 18 पेंसिल खरीदी। कितने की हो गई? आपने कहा 45 रुपए की पेंसिल हो गई। 100 रुपये दुकानदार को दिए, 45 रुपये की वो पेंसिल हुई, तो दुकानदार ने उसने कितने वापस दिए? 55 रुपये। यहाँ पर आप सब यहीं रुक जाते हैं 45 पर और इसको लगा देते जल्दबाजी में। तो पूरा प्रश्न पढ़ो क्या है। वो ये नहीं बोला उसने दुकानदार को कितने पैसे दिए, उसने पूछा तो उसने 100 रुपये दिए, उसे वापस कितने मिले। तो आपको ये स्टेप भूल जाते हैं कई बार करना, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो राइट ऑप्शन 55 रुपीज़ होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे बढ़ें, एक और सवाल की बात करते हैं और जानते हैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, ये रहा आपके स्क्रीन पर। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर वाले परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है ये आपको बताना है। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत दोनों के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। यानी द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर सेंटीमीटर इज व्हाट? सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं ये एक आयत है, यहाँ पर देखते हैं ये एक वर्ग है। उसने बोला आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। यानी अगर वर्ग का परिमाप 24 है तो इस आयत का परिमाप भी तो 24 हो गया। हाँ जी भाई, ये भी तो 24 हो गया। जब ये 24 हो गया तो आयत का परिमाप तो को पता है 2 × L + B = 24 होता है। तो आपने क्या देखा, L + B = 24/2 दैट इज 12 और L का वैल्यू आपको पता है 8 है। तो पुट कर दें तो 8 + B = 12, तो B = 4, तो B 4 हो गया। यानी किसी आयत की लंबाई 8 और चौड़ाई 4 है, उनका क्षेत्रफल कितना होगा? आपने कहा सर मल्टीप्लाई मारो, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो 8 × 32 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो सवालों को करते समय ध्यान रखिएगा, सभी को नमस्कार, ध्यान रखिएगा कि सवाल को पूरा पढ़ें और अच्छे से समझे। सवाल में कुछ भी नहीं है, ये बहुत चुटकियों के सवाल है। अगर इस तरह के पेपर में आ जाए तो आप मुझे उम्मीद है उड़ा देंगे सवालों को, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बढ़िया जवाब है आपका। और लाइक जरूर करते रहें भी, लाइक वाइक में कंजूसी ना करें। ये लाइक बड़े कम दिखते हैं मुझे यार, बताओ 17-18 लाइक देते हो, कोई तरीका है? हैं इतने बच्चे लाइक इतने कम। जल्दी से लाइक करो और शेयर भी कर दो। एक अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है? इन द फिगर द आर्म ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ शेडेड एरिया या शेडेड रीजन इन स्क्वायर मीटर इज व्हाट? नोटिफिकेशन नहीं आता 4 बजे, डेली जिस समय क्लास होता है, आप डेली जुड़ सकती हैं क्लास में, आपको फायदा मिलेगा।
तो क्वेश्चन आपके सामने चित्र दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है। आपको बताना इनमें से इस जो शेडेड रीजन है जिसमें ये लाइन खिंची हुई है अंदर, उसका क्या है। अब देखो इस सवाल को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे स्मार्ट और सबसे छोटा रास्ता बताता हूँ, है ना। सबसे स्मार्ट और सबसे छोटा, या राइट ऑप्शन मिलने लगे हैं बी 11। चलो तो यहाँ पर जिन लोगों ने कहा है, कादम्बिनी साहब ने कहा 11, क्या बात है, खूबसूरत जवाब है आपका। और आपके जवाब के लिए देता हूँ मैं दाद, लेकिन ये सवाल दाद वाला नहीं है तो खाज वाला है, गलत सवाल है, दाद नहीं दे सकते इस पर, तो दाद मल्लम लगाने वाला दाद देंगे, जवाब गलत है। सवाल सही समझिए कैसे है। अगर इस सवाल को मैं आपको दिखाऊं तो क्या मैं इसको ऐसी लाइन डाल सकता हूं, समझिएगा, मैंने यहाँ एक बीच में येलो लाइन डाली। अब ध्यान से देखिएगा ये क्या है, ये सारी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा समझ में। हर एक सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 ऐसी इधर है, 1 2 3 4 5, तो हर एक सेंटीमीटर का लाइन है ये, हर एक चीज 1 सेंटीमीटर की है। तो आपने कहा देखो 5 ऐसे 5 ऐसे, है ना, तो 5 5 है ना ये, चलो बहुत अच्छी बात है, तो समझ में आ गया। अब मैंने इसमें से यहाँ पर एक जो है ये लाइन खींची बीच में, तो ये 2 ट्राइंगल बन गए। इस येलो लाइन से देख रहे हैं आप, देयर आर 2 ट्राइंगल ना इन दिस येलो लाइन, देयर आर 2 ट्राइंगल्स। कौन कौन सा, एक तो ये वाला बन गया है जी, और एक इसके साथ ये वाला बन गया। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये तो बन जाएगा, 2 ट्राइंगल बन गए ना। हाँ 10 आ रहा तो सही आ रहा है ना। अब क्या करें, अब एक बात देखना, इसकी हाइट कितनी है 1 2 3, और बेस कितना है 1 2 3 4, भाई 1 2 3 4, इसका भी बेस 4 है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की हाइट, आपने कहा सर ये हाइट कितनी है 1 2 के बराबर है। बात समझ में आ गई। तो ये समकोण त्रिभुज आया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और ये भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की अगर ऊंचाई दी हो तो ये भी यही होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको देखे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, दैट इज 2 दूनी 4, टोटल जोड़ें तो शेडेड रीजन का दोनों का मिलाकर के 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। बात समझ में आ गई कैसे हुआ है। तो आप इसको ऐसे करेंगे, अदरवाइज बहुत तरीके से कर सकते हैं आप। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप 5 पंजे 25 निकालो, फिर इस वाले का एरिया निकालो जो इस वाले का है येलो वाले का, फिर इसका निकाल दो जो ये वाला है, फिर इसका निकालो ये जो वाला है, और एक आयत का घटा दो। तो ये आपको बड़ा पड़ेगा करने को, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो येलो लाइन दिख रही है आपको, आप इसमें से भी इन सबको टोटल निकाल कर ये खाली वाले हटा दो तो भी इतना ही आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर ए 10। जिनका 10 आया है वो एकदम सही है। क्लियर है। एक और प्रश्न, इसी बात पर एक और प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ये रहा, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। किसी वस्तु का यानी द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 210 रुपीज। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर आपको 210 रुपये दिया है। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। तो यहां पर बी ऑप्शन दे रहे हैं। अब देखो समझो, उसने बोला अगर मैं आपसे बोलूं सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आप कहेंगे प्रॉफिट होता है। यही तो मतलब होता है। अगर मैं सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटा दूं तो मुझे क्या मिलता है, आपने कहा सर प्रॉफिट मिलता है। उसने बोला सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर 210 है, तो ये 210 हुआ ना, तो ये प्रॉफिट हुआ। उसने बोला और लाभ का प्रतिशत कितना 25% है, दोनों प्रॉफिट ही हो गए ना। तो 25% का वैल्यू किसके बराबर है, आपने कहा 210 के बराबर है, तो 25% का वैल्यू 210 के बराबर है। भाई साहब पूछे विक्रय मूल्य कितना है, अब सेलिंग प्राइस पूछा है। अब देखो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, उसने बोला 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 125%। तो भाई साहब आपसे 125% का वैल्यू पूछे हैं, यहाँ हम जल्दी जल्दी में 100% निकाल देते हैं और वही गलत हो जाता है। तो क्या हुआ, ये हुआ 125 मल्टीप्लाई बाई 210 अपॉन 25। 25 पंजे 125, 21 पंजे 105, 1050 रुपये मात्र।
तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 1050 रुपये है, ना कि 1250। समझ में आया कैसे किया है? अगर वो इसका पूछता कॉस्ट प्राइस तो सवाल यही हो जाता। अगर वो उसका कॉस्ट प्राइस भी पूछे ना तो हम क्या करेंगे, तो 25% का वैल्यू 210 के बराबर है। अगर वो कॉस्ट प्राइस पूछता तो मैं इसमें 100% का वैल्यू निकाल देता, तो कितना आता, तब भी इतना ही आता है। कितना, 210 गुणा 100 बटे 25, तो जब 840 रुपये आ जाता तो कॉस्ट प्राइस 840 आएगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ आयुष, इसलिए तो कह रहा हूँ मैं कि आप लोग 100% निकाल देते हैं। उसने सेलिंग प्राइस पूछा, व्हाट द सेल्स प्राइस, ना कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 840 है, लेकिन वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर इसमें ऑप्शन 840 हो तो डेफिनेटली आप उस आंसर को लगा देते। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, जब भी आप एग्जाम में प्रश्न को करें तो उसको पहले पूरा पढ़ लें और समझें वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, बाकी तो फिर आप कर ही लेंगे। एक और सवाल, संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान होगा। द अप्रॉक्सीमेशन 1000th वैल्यू ऑफ द नंबर 49,532 विल बी व्हाट। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। उम्मीद है जवाब अच्छा मिलेगा, घबराएंगे नहीं आप जवाब देते समय, इतना तो मुझे विश्वास है आप पर। संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। द अप्रॉक्सीमेट 1000th वैल्यू ऑफ द नंबर 49,532 विल बी व्हाट। सी, पक्का पक्का सी। ओके, देख लेते हैं। देखो आपको मैं गाना सुना ना, लेके चलूँ तुझे ऐसे गगन के तले, तो बचपन में चलते हैं और बचपन का प्यार ढूंढते हैं। और बचपन का प्यार क्या कहता था, जब आपको कुछ याद आ जाएगा ऐसे 2.347558। मास्टर जी कहते थे कि भाई इसको दशमलव के 3 अंकों तक शुद्ध रूप में लिखो, या इसको अप्रॉक्सीमेट करो दशमलव के 4 अंकों तक, है ना। दशमलव के 4 अंकों तक सन्निकट मान लिखो। तो अब क्या करते थे कि अब 4 अंकों को तो छोड़ देते थे, उसके बाद शुरू करते थे यहाँ से। अगर ये वाला वैल्यू 5 या उससे बड़ा है तो इसमें आप +1 कर देते थे, अगर वो नहीं है तो छोड़ देते थे। ऐसे करते थे ना बचपन में, वही तो मैं करूँगा अब। उसने बोला 49,532, तो उसने बोला हजारवां मान, तो 1000 वाली वैल्यू को तो हमने फिक्स कर दिया, है ना। अब क्या करें, 532 है, तो अगर ये संख्या 5 से बड़ी या 5 के बराबर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे ना, तो ये 50 के हो जाएगा। और यही आंसर था। समझ में आ गई बात। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे होता 49,499, तो क्या करते, तब इसका अप्रॉक्सीमेट क्या होता। अब इसको यहीं रोक लो, 49 तो ये हो गया 49। अब ये संख्या 4 है, 5 नहीं है। अगर ये संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है तो हम इसको 1 जोड़ते हैं। अब 4 है, 5 से छोटी है, तो इसका अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू 49,000 होगा। क्लियर है बात समझ में। अच्छा, अपनी क्लास के टॉपर थे बचपन में, बहुत बढ़िया। तो ये अप्रॉक्सीमेशन करना आ गया, कैसे करते हैं। अगर आपको अप्रॉक्सीमेशन की बात की जाए तो आई थिंक यू कैन ईजिली हैंडल द क्वेश्चन एंड ईजिली हैंडल द टास्क। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं वन मोर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स द रिमाइंडर will be greater than when you divide 176 by 3। नहीं तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो समझते हैं सवाल का जवाब क्या होता है। तो कौन सा विभाजन सबसे अच्छा अधिक होगा ये आपको बताना। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। इन द फॉलोइंग डिविजन्स द रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन व्हेन यू डिवाइड 176 by 3। देखते हैं जी क्या मिलता है आपका आंसर। तो सवाल का मीनिंग समझो पहले क्या है। उसने बोला 176 में 3 से डिवाइड करो। आपने वैसे आप सीधा डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, 6 7 13 14 में 3 का डिवाइड करोगे 2 बचेगा, वही शेष होता है। तो आपने कहा 2 शेष है ना। उसने सवाल में क्या कहा है कि इन संख्याओं को डिवाइड करने में किस में शेष जो रिमाइंडर है वो इससे ज़्यादा आएगा। जो 176 को 3 से आपने भाग किया, शेष कितना बचा 2, तो उस 2 से ज़्यादा डिवाइड करने पर रिमाइंडर किस में आएगा। तो ये आपको जवाब देना था। अब देखो, अगर मैं 74 को बात करता हूँ तो लास्ट वाली 18 चौक 72, 2 ही बचेगा।
175 में डिवाइड करते हैं, 7 5 12 और 1 13, 3 चौक 12, इसमें 1 शेष बचेगा, ये इसमें 0 शेष बचेगा क्योंकि 176 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जब 173 में आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 में डिवाइड करने का नियम क्या है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, है ना, लास्ट में 0 5 होना चाहिए। तो अगर यहाँ 0 देखें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, इट विल बी 3। क्लियर है, इट विल बी 3। तो यानी इस वाली संख्या में क्या देखा आपने, रिमाइंडर कितना है, 2 से ज़्यादा बच रहा है, यही तो सही जवाब था। 173 डिवाइड बाई 5 अगर हम बात करते हैं तो इसमें ही आपका आंसर आता है। इज इट क्लियर, डन, ओके, क्लियर, समझ में आया है। दोबारा समझो सवाल में क्या था, देखो सिंपल समझो, मैं आपको बता देता हूँ फिर से। उसने बोला इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसका में डिवाइड करने पर भाग 176 में 3 से डिवाइड करने से ज़्यादा आता है। तो जब आपने 176 को 3 से डिवाइड किया आपको शेष 2 मिला, भाई 2 तो मिलेगा, ठीक है। अब उसने बोला इनमें से किसमें 2 से ज़्यादा शेष है वो ढूंढ लो बस। जब आपने 174 को 4 से डिवाइड किया आपको शेष मिला 2, लेकिन वो तो 2 से ज़्यादा पूछ रहा है ना। आपने 175 में 3 का डिवाइड किया आपको मिला शेष 1, आपने 176 में 2 का डिवाइड किया, ये शेष देगा 0। शेष की बात हो रही है, रिमाइंडर की बात हो रही है। और जब आपने 173 में 5 का डिवाइड किया आपको शेष मिला 3। तो कौन से में शेष ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा, सिर्फ इसी में तो है। ये 0 छोटा होता है, 1 भी छोटा, 2 2 के बराबर होता है, लेकिन वो बराबर नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है बड़ा कौन से में आएगा, तो राइट ऑप्शन 4 ही तो आएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सवाल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भी किसी को, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब देते हैं आप। एक और सवाल की बात करता हूं और देखता हूं, वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कुछ पैडागोगी भी हो जाए, है ना, कुछ पैडागोगी भी हो जाए ना, तो पैडागोगी परेशान रहती है कि हमें पैडागोगी नहीं कराई। चलो बहुत सिंपल से शुरू करता हूं पैडागोगी में और जल्दी से जवाब दीजिएगा। गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो सवाल को ढंग से पढ़ें तभी आंसर दें। गणित शिक्षण की आगमन, आगमन को बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, इसको एडवेंट या इंडक्टिव भी बोलते हैं, इट्स इंडक्टिव मेथड। तो गणित शिक्षण की यानी व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टिव मेथड इन मैथमेटिक्स टीचिंग। सब ए दे रहे हैं, क्या बात है, कोई डी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझने सवाल को, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर में आ सकता है ऐसा सवाल। देखो सबसे पहले बता दूं मैं, गणित शिक्षण की आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि में बच्चा क्या होता है, उदाहरण से सीखता है और नियम बनाता है। आगमन विधि का काम क्या है कि बच्चा क्या करता है, उदाहरण से सीखकर एक नए नियम का प्रतिपादन करता है, उसी को आगमन विधि कहते हैं। लेकिन ये 4 चरणों में चलती है। पहला चरण होता है ऑब्जर्वेशन, ध्यान रखना पूछ लेगा चरण कौन से हैं, ये भी पूछ सकता है कि स्टेप्स कौन से हैं। तो अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं तो पहला होता है सबसे पहला क्या होता है, एग्जाम्पल। दूसरे लेवल पर, स्टेप पर वो ऑब्जर्वेशन करता है। तीसरे लेवल पर वो सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन करता है, जिसको सामान्यीकरण भी कहते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन, और थर्ड वाले पर वेरिफिकेशन या वैलिडेशन होता है, ठीक है ना। यानी पहला होता है उदाहरण, उसके बाद होता है उसका परीक्षण, उसके बाद होता है उसका सामान्यीकरण, देन उसका परीक्षण, ठीक है ना। तो यहां रखिएगा किसी भी आगमन विधि का मैंने क्या बताया, एक नियम का प्रतिपादन करना होता है। और नियम कहां से बनाता है वो बहुत सारे उदाहरण, विशिष्ट चीजें पढ़ता है, उदाहरण में से विशिष्ट होते हैं, वो विशिष्ट चीजों को पढ़ करके एक नियम बनाता है, उस नियम को बोलते हैं जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। क्या बोलते हैं, सामान्यीकरण। जनरलाइजेशन का मतलब सामान्यीकरण, किसी नए नियम का प्रतिपादन बहुत सारी विशिष्ट चीज़ों को पढ़ने के बाद किया जाए और एक नियम दिया जाए, वही जनरलाइजेशन होता है। और उसी को बोलते हैं आप क्या, उसी को बोलते हैं आप सामान्यीकरण। तो आगमन विधि का मेन पर्पस क्या है, सबसे मेन मोटो क्या है, सबसे मेन प्रिंसिपल क्या है कि एक बालक जनरलाइजेशन करना सीखे, बालक नए नए नियम बनाना सीखे, ठीक है ना। तो यानी क्या होगा, विशिष्ट से सामान्य, स्पेसिफिक टू जनरल, ये आगमन विधि का प्रिंसिपल है। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं, मैंने डिटेल में समझा दिया आपको। और कोई ये पूछ ले कि ऐसा सवाल भी आ सकता है एग्जाम में, निम्न में से कौन सा आगमनात्मक विधि का चरण नहीं है।
विच वन इज नॉट द स्टेप ऑफ इंडक्टिव मेथड। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 स्टेप है, एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन, और एक क्रम से चलते हैं। पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर ऑब्जर्वेशन होता है, फिर जनरलाइजेशन, देन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। क्लियर है? हाँ, इसको उदाहरण बोलते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूं, इसको बोलते हैं उदाहरण। पहला होता उदाहरण, दूसरा होता प्रेक्षण, तीसरा होता सामान्यीकरण, चौथा होता है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, वैधता और जांच। ये 4 स्टेप होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ूं। हेलो आनंद यादव जी, कैसे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, अच्छा सवाल था, पहला ही सवाल काफी अच्छा मिला आपको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और, जब राजन के सामने वार्तिक समस्याएं, वार्तिक में शाब्दिक समस्याएं आती हैं, तो वह प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, या राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। When Rajan encountered real problems, he often asked, do I add or subtract? Do I multiply or divide? Such question suggests that Rajan cannot add and multiply. Rajan seeks opportunities to disrupt the classroom. Rajan has difficulty in understanding the language. Rajan does not understand number operations. तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। वार्तिक का मतलब होता है शाब्दिक समस्याएं, जो रियल बेस प्रॉब्लम होती हैं। शाब्दिक समस्याओं को नहीं समझ सकता है, तो आप सभी जानते हैं। देखिए, जब वो शाब्दिक समस्याओं की आ जाए, वार्तिक समस्या में शाब्दिक समस्याएं जो बोलने वाली समस्याएं होती हैं, अगर बालक शाब्दिक समस्याओं को नहीं समझते, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, अभी जब कल मैं सुपर टेट जूनियर का सॉल्यूशन करा रहा था, तो बच्चे, आयुष आप ही बोल रहे थे ना भाई, मुझे नहीं, बाल विकास की, हाँ मेरी भी समय होती है। तो आप क्या समझते हैं? आप ये जानते हैं कि शाब्दिक समस्याएं जो होती हैं, जो शाब्दिक समस्याएं होती हैं, वो किस तरह की होती हैं? बोलने वाली। जैसे मैं कल आप बोल रहे थे, सर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना चाहता है, तो मैं इसका अंदाजा लगाऊं कि आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना नहीं आता। आप मुझे बताओ, अगर कोई प्रश्न आप पढ़ रहे हैं और प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ये मानूं कि आपको कुछ नहीं आता, आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता। गलत है ना? आपको कैलकुलेशन एंड ऑल करना आता है, लेकिन आपको सवाल को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वार्तिक समस्या क्या? शाब्दिक समस्याएं। आप उन शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो राइट ऑप्शन सी है, राजन को भाषा संबंधित प्रॉब्लम है। वो अलग प्लेटफॉर्म है। रमेश, मैं समझ सकता हूँ। सीमा, वो अलग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब अलग प्लेटफॉर्म है ना? ऐसे क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी क्लासेस क्लैश करती हैं। देयर आर n नंबर ऑफ एडुकेटर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एंड ऑल, लेकिन हर कोई क्लास पैरेलल चलती हैं। अगर हर कोई आदमी इस तरह से सोच के क्लास करेगा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ना। हाँ, ओके, आगे बढ़ें। एक और सवाल, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। एक, विभिन्नों के अंश और हरों की पहचान करा करके, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, भिन्नों को a/b के रूप में लिखकर, जहां b नॉट इक्वल टू 0, उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। हाँ, मुझे पता है सीमा, मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो इनमें से to introduce the concept of fractions, a teacher can start by identifying the parts and denominators of different fractions, finding factors on a number line, writing factors as a/b where b not equal to 0, by identifying the fractional part of the objects around them. सबको पता है NCF क्या कहता है, सभी को ज्ञात है कि NCF क्या कहता है। NCF कहता है कि बालक को उसके आसपास की वस्तुओं के साथ जोड़ करके, संयुक्त करके पढ़ाया जाए। ओके, आयुष, इट्स नॉट पॉसिबल। आयुष, इट्स नॉट पॉसिबल। 2 class
at the same time on a same channel will not be there. Don't worry. दो क्लास एक साथ एक चैनल पर लाइव नहीं होती, हाँ मैं जानता हूं, सो डोंट वरी. अब या तो मेरी क्लास हटेगी या सर की क्लास हटेगी, डोंट वरी. तो राइट ऑप्शन क्या होगा? दिस वन, उनके आसपास के वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करा करके. डन. ओके, आगे बढ़ें. एक और सवाल. प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाँ, ओके आयुष, थैंक यू आयुष, इसलिए तो आप हमारे दिल में रहते हैं. प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विच वन इज ट्रू फॉर टीचिंग मेजरमेंट टू द स्टूडेंट एट प्राइमरी लेवल? अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद किया जाना चाहिए. इट मीन्स नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट शुड बी यूज्ड आफ्टर ऑथेंटिक मेजरमेंट और स्टैंडर्ड मेजरमेंट. प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए. इट मीन्स ऑथेंटिक मेजरमेंट शुड बी यूज्ड आफ्टर नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स. केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए. ओनली नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट शुड बी यूज्ड. अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए. नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट शुड नॉट बी यूज्ड. तो यहां पर देखते हैं जवाब क्या मिलता है. और इसको पढ़ाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई कोई भी बालक अगर माप संबंधी बात करता है तो माप को पढ़ने को वो 4 पार्ट में आप तो समझ सकते हैं. देयर आर 4 पार्ट्स, है ना. तो क्या कर सकते हैं? अप्रमाणिक मापों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, याद रखिएगा. तो कोई भी बच्चा अगर जब माप के बारे में बात करते हैं तो 4 पार्ट में 4 स्टेप में वो मेजरमेंट को सीखता है. पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन एंड वैलिडेशन. दूसरा स्टेप आता है यूज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. तीसरा स्टेप आता है यूज ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, जिनको ऑथेंटिक बोलते हैं. और चौथा आता है दैट इज रिलेशन बिटवीन यूनिट्स. ये 4 स्टेप में माप सीखता है बच्चा. कोई भी बच्चा अगर माप संबंधी बात करते हैं, मेजरमेंट संबंधी बात करते हैं, यानी कोई बच्चा जब माप अध्याय को समझता है तो वो 4 फेज से गुजरता है. पहला होता है ऑब्जर्वेशन, जिसको बोलते हैं प्रेक्षण. मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको बोलते हैं प्रेक्षण. पहले वाले को प्रेक्षण एवं सत्यापन. दूसरा स्टेप होता है अप्रमाणिक मापें. तीसरा होता है प्रमाणिक मापें. और चौथा होता है सहसंबंध. ये 4 स्टेप में मेजरमेंट का विकास. समझ लो, क्वेश्चन हमेशा आता है. ऑब्जर्वेशन में बच्चा क्या करता है? चीजों को देखता है, समझता है. उसके बाद वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कैसे कहते हैं ना कि मेरे पास इतने सारे रुपए हैं, मेरे पास इतनी सारी चॉकलेट हैं, हमारा इतना बड़ा घर है. ऐसे बच्चे बात करते हैं ना, तो वो इतना सा, इतना बड़ा, उसका कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए उनको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कहा जाता है. हाँ, ओके सुनो यार. तो प्रमाणिक माप, ओके, एंड सहसंबंध. इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? आप देख रहे हो ना, प्रमाणिक माप पे पहले और अप्रमाणिक माप है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स पहले, उसके बाद प्रमाणिक माप है यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स बाद में. यानी प्रमाणिक मापें हमेशा अप्रमाणिक के बाद आनी चाहिए. राइट ऑप्शन क्या है कि प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, जिससे बच्चा मेजरमेंट को अच्छे से समझ जाए. क्लियर है? चारों स्टेप समझ गए? मैं साथ में इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पर डिटेल में. कई बार ऐसा आ जाता है कि इनमें से कौन सा बच्चे की माप के संदर्भ में सही चरण नहीं है, या इनमें से कौन सा चरण माप को पढ़ाते समय नहीं यूज किया जाता. तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से चरण है. और इस तरह का रीड में एक सवाल आया भी था माप से संबंधित, और आप प्रीवियस ईयर पर उठाएंगे 3 बार सवाल आ चुका है अब तक रीड डिफरेंट टेट्स में इन मापों पे आधारित मेजरमेंट पर. तो राइट ऑप्शन था बी. आगे बढ़ते हैं. एक और सवाल. आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहते हैं. गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास एक अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए. गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए.
संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और बिना समय लगाए प्रश्नों को हल करना आना चाहिए। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा गुण है आकांक्षा मैडम का? क्या बात है, खूबसूरत जवाब आप देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही लगातार जवाब देते रहें और लाइक करते रहें, लाइक की संख्या बढ़ाते रहें तो काफ़ी अच्छे से आपको जवाब मुझे पता है मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी तो क्या मिलता है जवाब, अभी आपको देखते हैं। तो दीजिएगा जवाब और समझते हैं सवाल। आकांक्षा, बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी टीचर अगर है, कोई भी टीचर अगर बात करते हो तो गणित विषय वस्तु को एनसीएफ क्या कहता है, किसी भी टीचर के लिए गणित विषय वस्तु को उसके दैनिक जीवन से जोड़ना, जिससे उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ जाए, उसकी समझ उसके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्राथमिक बच्चे को पढ़ाओगे तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो राइट ऑप्शन बी है, ठीक है ना। अगर वो बिना समय लगाए प्रश्नों को सॉल्व करती, दैट इज हिज ओन एबिलिटी। बच्चों को बिना समय लगा करके बताओगे तो कुछ नहीं समझेंगे। हाँ, आकांक्षा चली गई क्लास से आज। अच्छा ठीक है, एक और सवाल। समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता, ये पीछे वाले सवाल का था। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देते हैं? Who said this? Teacher makes teaching sustainable and interesting through teaching tools. तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। रस्क, नन्स, मेकन एंड रॉबर्ट और वंशीधर। नन, मुझे नन मिल रहा है आंसर। सी भी ने कहा। देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक, इसीलिए हम स्थायी और रोचक जब आएगा तो दो नाम, मेकन एंड रॉबर्ट, ठीक है ना। तो दैट इज मेकन एंड रॉबर्ट। स्थायी और रोचक बनाने का काम किसने? मेकन एंड रॉबर्ट ने किया। सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? रस्क नहीं है। एक और सवाल, 20वां प्रश्न सीधा आपके स्क्रीन पर। समय के अंतराल के साथ आंकड़ों में परिवर्तन को दर्शाता है। बहुत अच्छा सवाल है और ये मैंने आपको एक दिन पढ़ाया भी था, मुझे जहाँ तक याद है ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप इसको कैसे समझते हैं। आंकड़ों के साथ समय में हुए परिवर्तन को किससे आप दर्शाते हैं, ये आपको बताना है और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसका आंसर देंगे और वो भी सही सही। आंकड़ों के साथ परिवर्तन किस में दिखाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, उम्मीद करता हूं आपका जवाब मिलेगा। आपने कहा है दंड आरेख, आप कह रहे हैं वृत्त आरेख, आप कह रहे हैं आयत चित्र, कुछ कह रहे हैं रेखा आलेख। तो दंड ग्राफ के आधार पर बताया जाता है, तो यानी दंड आलेख होगा। चलो भैया, इसको दंड को बार डायग्राम भी बोलते हैं, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, इस बार डायग्राम। इसको बोलते हैं पाई चार्ट, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, इसको बोलते हैं लाइन डायग्राम। ओके, सब ए बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिन लोगों ने कहा है ए, वो उनका जवाब एकदम गलत जवाब है। अफसोस, आपने गलत प्रश्न का चुनाव किया है, आपका जवाब गलत सिद्ध हुआ है। तो कृपया पुनः प्रयास करें, आपका विकल्प का चुनाव गलत है। समझते हैं क्या है, मैं दिखा देता हूं। इसका सही जवाब है रेखा चित्र, और आपको शायद देख के कुछ याद आएगा, स्क्रीन पर कुछ दिखाएगा आपको। अभी देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दैट इज रेखा चित्र, जिसको आप लाइन डायग्राम बोलते हैं। इस लाइन डायग्राम का मतलब क्या होता है? 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, ये टाइम चल रहा है ऐसे ईयर में। इधर चल रहा है इनका पॉपुलेशन ऐसे। तो हमने देखा 2017 में जो ये बियर्स थे वो सिर्फ 5 थे, लेकिन 2018 में वो बढ़े, तो समय के साथ इसमें परिवर्तन दिखाया। 2019 में ये और बढ़े, 2020 में ये और बढ़े, हर बार। यानी समय के साथ आंकड़ों में हुए परिवर्तन को किससे दिखाया जाता है? दैट इज रेखा चित्र से। इसको बोलते हैं रेखा चित्र, लाइन डायग्राम।
अब जो बार डायग्राम की आप बात कर रहे थे ना, बार डायग्राम से क्या उसको बता देता हूं जिससे कि आपको आपकी स्पेसिफिकेशन मिल जाए। ये होता बार डायग्राम। ऐसे आपने कहा ये है राम, ये है हरि, ये है मोहन, ये है, चलो 3 ही है। तो राम की इनकम कितनी है? आपने कहा ये 5,000, ये 10,000, ये 15,000, ये 20,000। हरि की इनकम कितनी? आपने कहा 15,000। मोहन की इनकम कितनी? आपने कहा 10,000। तो इंडिविजुअली डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बार डायग्राम का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप जब 2 टीमों की बात करते हैं, जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं ना, सब लोग आईपीएल अभी सब लोग देख रहे होंगे, तो जब 2 टीमों को कंपेयर किया जाता है कि इस समय इतने ओवर के बाद ये टीम की पोजीशन क्या थी, तो ये वाला डायग्राम दिखाते हैं। लेकिन जब पर्टिकुलरली किसी बॉलर की बात करते हैं कि एक बॉलर ने कितनी बॉल में कितने रन दिए, तो आप देखेंगे उसको आप बार डायग्राम से दिखाते हैं ना। तो इंडिविजुअली चीज के लिए आप बार डायग्राम को यूज करते हैं, जबकि समय के साथ हुए परिवर्तन को किसे दिखाते हैं? तो वर्ग समय के अंतरालों के साथ जो परिवर्तन होते हैं वो आपको लाइन ग्राफ के द्वारा दिखाए जाते हैं। अभी समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, सबको क्लियर, तो हमें भी क्लियर है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए चैनल को, जिससे कि आपको लगातार हमारे इस तरह के वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।